खास प्रोग्राम चर्चा में आज एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन जल्द शुरू होगा और अब इसके लिए निर्देशक नितेश तिवारी ने 3 भागों में बनी एक शॉर्ट फिल्म का निर्देशन किया है। इस फिल्म का नाम सम्मान है और ये 3 भागों में रिलीज की जाएगी। आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन जल्द शुरू होने जा रहा है और इसके चलते शो के प्रमोशन में इसका उपयोग किया जाएगा। दंगल फिल्म डायरेक्टर नितेश तिवारी को भले कौन नहीं जानता। नितेश तिवारी चिल्लर पार्टी और भूतनाथ रिटर्न्स जैसी कई हिट फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। कोरोना के बाद और आज के दौर में बॉलीवुड फिल्मों को लेकर उनका अनुभव हम जानेंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं डायरेक्टर नितेश तिवारी जी से, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ बंसल न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, आपका भी बहुत स्वागत करूंगी और मैं चाहूंगी कि नितेश जी से बातचीत के सिलसिले को आप आगे बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया जया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नीतीश जी का संबंध मध्य प्रदेश से बहुत अभिन्न रूप से रहा है और इटारसी एक ऐसी जगह है, जब पिछले साल हमने उनसे बात की थी तो इटारसी में जो उनका स्कूल है और उनके कुछ मित्र हैं उनसे भी मुलाकात, वो मुंबई से जुड़े थे हमारे साथ और हमने यहाँ से बात कराई थी। और ये एक बहुत ही एक ऐसे क्रिएटिव पर्सन हैं जो न सिर्फ डायरेक्टर हैं बल्कि पटकथा लेखक हैं, गीतकार हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परंपरागत ढांचे और सोच से अलग हटकर काम करने की एक इच्छा शक्ति है। तकनीकी शिक्षा लेने के बाद उन्होंने जिस तरह से फिल्म को अपना क्रियाशीलता और सृजनशीलता का मंच बनाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर, बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपसे बात करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी सर, मुझे ये बताइए कि ये जो प्रयोग है ये मुझे लगता है ये भी शायद भारतीय सिनेमा में कहूँ, इसको टेलीविज़न इंडस्ट्री कहूँ या डिजिटल मीडियम कहूँ, लेकिन ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। तो पहले तो मैं इस प्रयोग के बारे में ही जानना चाहूँगा कि केबीसी को आप कैसे लॉन्च इस तरह से ये 3 हिस्सों में ये जो फिल्म है सम्मान और जिसकी शूटिंग मध्य प्रदेश के बेरछा में ही हुई है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। जी सर, ये जब हर साल हम लोग मैं मतलब केबीसी से पिछले 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी, और हर साल के कैंपेन का हिस्सा रहा हूँ। कुछ साल मैंने एज ए राइटर जुड़ा रहा और उसके बाद पिछले 5-6 सालों से एज ए राइटर एज ए डायरेक्टर बोथ जुड़ा हुआ हूँ जी। तो हर साल हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि जब आपने पास्ट में ऐसा काम किया हो जो बहुत पसंद किया गया है, तो इस साल आप उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं या कुछ और अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शो तो आपका केबीसी ही है जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो हर साल वही स्ट्रगल रहता है और इस साल हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों को फॉर्मेट ब्रेक करना चाहिए। हर साल हम लोग नॉर्मली छोटी फिल्में बनाते हैं, तो इस साल हम लोग डेफिनेटली स्टैंड आउट करेंगे अगर हम ब्रेक थ्रू फॉर्मेट में कुछ ब्रेक थ्रू करें। तो वहां से फिर ये आइडिया जन्मा कि क्यों ना हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएं और जिसको इंटरेस्टिंग वे में ब्रेक करके 3 पार्ट में लॉन्च करें, ताकि वो इंटरेस्ट लेवल भी बना रहे और लोग जान सकें कि किस तरह से केबीसी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया, हमारी बातचीत का हिस्सा बन गया है, हमारी जेहन का हिस्सा बन चुका है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और किस तरह से केबीसी एक इंडिविजुअल के ड्रीम को एनेबल तो करता ही है, साथ में इंडिविजुअल के थ्रू कम्युनिटी के ड्रीम को भी एनेबल करता है, जैसा कि हमने कई बार केबीसी के एपिसोड्स में देखा भी हुआ है। तो हमने बस वही सच्चाई को एक इंटरेस्टिंग तरीके से 3 फिल्मों में एक के बाद एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश है। जी, जैसा आपने इसको नाम दिया सम्मान, प्राइड, तो ये प्राइड से किस तरह से आपने इसे कनेक्ट किया है केबीसी से? हालांकि जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि केबीसी, बिल्कुल सही बात है कि ये प्रोग्राम जो करंट अफेयर्स और हमारे सामान्य ज्ञान का परीक्षण करता है, ये भारतीयों की एक, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या मैं कच्छ से कोहिमा तक की बात करूं, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है भारत का जो इसमें जाना नहीं चाहता, प्रेजेंट इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहता। प्राइड से कैसे कनेक्ट किया आपने, ये थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। जी सर, ये देखिए सर, ये क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी भी कैंपेन पे काम करते हैं तो हम एक ह्यूमन इंसाइट लेते हैं और उस ह्यूमन इंसाइट को प्रोडक्ट ट्रूथ के साथ जोड़ देते हैं सर, तब आपका एक होलसम कैंपेन बनता है सर। जी, तो इसमें ह्यूमन इंसाइट तो यही है सर कि एंड ऑफ द डे सर, आदमी बड़ा हो या छोटा छोटा तो सम्मान के लिए है ना सर। तो बस वही एक चीज है सर। और सम्मान के भी कई डायमेंशन होते हैं सर। आदमी खुद के लिए सम्मान पाता है, आदमी अपनी अचीवमेंट के थ्रू अपनी कम्युनिटी को सम्मान दिलाता है। एक इंसान अपने
अचीवमेंट के थ्रू पूरे देश को सम्मान दिलाता है सर। ये कई बार हम लोग नोटिस कर सकते हैं सर। जी जी तो यही एक चीज है, और उसको किस तरह से केबीसी के साथ इंटीग्रेट किया जाए, तो ये एक छोटे से गांव की कहानी है सर। जी। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा, हाँ हाँ। नो, और पार्ट 2 और 3 में उसका और अनवील होगा कि आगे किस तरह से बढ़ती है ये कहानी। तो ये सर वही है कि मतलब गांव वालों को स्कूल चाहिए, और उनको लगता नहीं है कि ये आदमी वो कर पाएगा जिसके लिए हम कोशिश कर रहे थे। तो जी। सबका सम्मान जुड़ा हुआ है सर इसमें। मध्य प्रदेश तो वो जी जी, अपनी बात पूरी तो वो करिए। छोटी सी चीज हमने उसको स्टोरी में इंसाइट को प्रोडक्ट रूप से जोड़ के इस तरह से प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश में बेरछा में ये काम करने का अनुभव, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये जो मालवा का हिस्सा है ये मावा उत्पादन और दूध उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, और मानिकपुरी जी जो हैं वो तो बहुत ही बेमिसाल एक्टर हैं, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों की एक बड़ी पहचान है वो सिनेमा उद्योग में। किस तरह का अनुभव रहा आपका मध्य प्रदेश, आपका अपना मध्य प्रदेश, जहाँ आपकी रूट्स हैं, जहाँ से आपकी कनेक्टिविटी बड़ी मजबूत है, और फिर बेरछा और मानिकपुरी जी, किस तरह का ये कॉम्बिनेशन रहा? सर ये कभी भी जब भी मैं मध्य प्रदेश आता हूँ तो मेरे लिए घर वापस आने जैसी बात ही होती है। वाह जी। तो जितना मतलब मैं भोपाल में आया, भोपाल से 1.5 घंटे दूर है ये बेरछा दाता, जहाँ पे हमने शूटिंग करी, और इस जगह को हमने सेलेक्ट भी इसीलिए किया था सर कि बहुत ही खूबसूरत है जी। वो अगर आप फिल्म में देखेंगे तो वो गांव कितना खूबसूरत दिखता है और इतना रियल है। और मैं जहाँ तक ज्यादातर पॉसिबल है रियल लोकेशन में शूट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो रियल लोकेशन की एक अलग ही खूबसूरती होती है जी। तो वहाँ पर शूट करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। पूरा गांव वालों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, उन्होंने कभी भी कुछ नहीं बोला कि आप यहाँ मत करिए शूट, यहाँ मत करिए शूट, पूरी तरह से सहयोग दिया। इनफैक्ट उन लोगों ने आगे बढ़ के हम लोगों को पूरी तरह से दे मेड अस फील वेरी वेलकम। और अगर आप नोटिस भी करेंगे सर तो इसमें जो कलाकार हैं वो भोपाल के आसपास के बहुत सारे कलाकार हैं क्योंकि मैं चाहता था कि ऑथेंटिक हो कास्टिंग, तो हमने भोपाल के काफी लोकल आर्टिस्ट को भी यूज किया है, अपार्ट फ्रॉम सम पीपल हु वी गॉट फ्रॉम बॉम्बे, बट हमने काफी लोकल आर्टिस्ट को यूज किया क्योंकि वो एक लहजा होता है, वो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक वो तरीका होता है जो इनबिल्ट होता है, क्योंकि हम वो एरिया दिखा रहे हैं तो जितना ऑथेंटिक दिखा सकें उतना ही हमने पूरी कोशिश की। जी जी जी। कैसे आप देखते हैं एक डेस्टिनेशन के तौर पर मध्य प्रदेश को, जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ख़ासतौर से मुंबई सिनेमा जगत के लिए, और काफ़ी फिल्म्स यहाँ पर रिसेंट पास्ट में न सिर्फ फीचर फिल्म्स बल्कि OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी काफ़ी यहाँ डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। क्या देखते हैं आप संभावनाएं? क्या मध्य प्रदेश वाकई एक बड़े सिनेमा के लिए भी एक, क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेटेड भी बड़ा देश के बीचों बीच है, मुंबई से बाई रोड भी कनेक्टिविटी अच्छी है, फ्लाइट ट्रेन सब कुछ बहुत बेहतर है, किस तरह देखते हैं आप मध्य प्रदेश की संभावनाओं को? जी आई मीन डेफिनेटली काफी एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। इनफैक्ट मैं तो ये नहीं मानूंगा कि बन रहा है, आई थिंक ऑलरेडी बन चुका है। वाह। अगर आप जी, क्योंकि अश्विनी ने भी अपनी फिल्म पंगा मोस्टली भोपाल में ही शूट की। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है सर कि एक तो कनेक्टिविटी जैसे आपने बोला, सेकेंडली भोपाल के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, जिस तरह से लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, जिस तरह से, तो आपको कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है कि मुझे ये इक्विपमेंट मिलेगा या ये इक्विपमेंट नहीं मिलेगा। हम लोग 50 फीट लंबी क्रेन लेके गए सर बेरछा दातार में शूट करने के लिए, वो फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है, क्योंकि हमारे काफी शॉट्स नाइट के हैं तो हमको आर्टिफिशियल मून लाइट चाहिए थी जी। तो ये सब पॉसिबल है। और फिर एज अ क्रिएटर मैं मतलब मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। एक तो आपको इतनी खूबसूरत लोकेशन मिल रही है और ऊपर से आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट भी है। जी जी। तो ये मतलब मेरे ख्याल से, और जाहिर है कि अभी इस समय भोपाल के आसपास इतने सारे वेब सीरीज और सीरियल्स और ये सब शूट हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द मूवी, तो ये मतलब आई थिंक आने वाले दिनों में तो और बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपने बड़ी उम्मीद से भरी एक बात की है कोविड के इस दौर में, कि मध्य प्रदेश एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी फिल्म डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को जो एक बेसिक चीज़ें चाहिए वो सब मिल जाती हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर साइड से हो या हार्डवेयर साइड से हो। आपकी बिटिया जो है सर 9 साल की, हमने सुना वो सिनेमेटोग्राफर इस फिल्म के लिए बन गई थी, ये किस तरह से संभव हुआ? वो सर इस फिल्म के लिए नहीं बनी थी, वो
जी। पिछले साल जो मैंने बच्चन सर के साथ घर के अंदर ही शूट की थी, मैंने उनको अच्छा, रिमोटली हाँ, जी, डायरेक्ट किया जी, था जी, सर। यस, 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 जी। हाँ सर, तो वो उसके लिए बनी थी सर। तो 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 मतलब हम बस मैं वो बच्चन सर को मुझे आइडिया देना था कि किस तरह से मैं फिल्म देख रहा हूँ, तो मैंने जी। खुद को शूट करके उसको वीडियो भेजा था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मुझे वो ध्यान मेरी आया बेटी कि ने ये वो एक्टिंग किया था। स्क्रैच फ़िल्म जैसा कुछ जो बनाया हुआ था। जी 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 जी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो बिटिया के पाँव जो हैं वो नीतीश कुमार जी की, नीतीश तिवारी जी की रचना धर्मिता को ही फॉलो करते हुए, और उनसे भी हमारी शुभकामनाएं, आगे बढ़ें वो। थैंक यू सर। जी। थैंक यू सो मच। सर, दंगल, छिछोरे, पंगा, इन सारी फिल्मों के बाद अभी क्या प्रोजेक्ट्स आपके पास और हैं? और कोविड के इस दौर में बहुत मुश्किल समय, करीब करीब 1.5 साल से ज़्यादा का हमने सब ने निकाला है, और आप जैसे क्रिएटिव पर्सन के लिए तो और चुनौती बढ़ जाती है कि क्योंकि फ़िल्म शूटिंग्स बंद हो जाती हैं लंबे समय तक, आपके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं देश में अलग अलग लोकेशंस में काम करने के लिए। इन परिस्थितियों में क्या, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और क्या कहेंगे आप इन सिचुएशन के चैलेंज को जिससे आप और हम जूझ रहे हैं अभी? सर चैलेंजिंग तो बहुत है सर, काफी टाइम तक तो शूटिंग की अनुमति नहीं थी। उसके बाद अभी भी शूटिंग शुरू हुई है तो काफी रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में शुरू हुई है। तो थैंकफुली मेरा फिलहाल कोई प्रोजेक्ट इमीडिएटली ऑन फ्लोर जाने के लिए नहीं था। मैं फिलहाल सर रामायण पे काम कर रहा हूँ जी। तो उसको अभी भी वक्त है, क्योंकि हमारी काफी एक्सटेंसिव फिल्म है, तो उसके प्रिपरेशन में हमें काफी टाइम लगा, और जी। ये कोरोना काल में हमने उस समय का पूरा यूटिलाइज किया है प्रिपेयर करने में सर। तो अभी भी हमारी प्रिपरेशन तो चलेगी काफी टाइम तक, उसके बाद ही हम लोग फ्लोर पे जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वाकांक्षी अध्याय मेरी जिंदगी में जुड़ने वाला है रामायण के जरिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, और हम सबको इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अब तक हमने दंगल, छिछोरे और चिल्लर और जो भी फिल्म्स हमने आपके क्रिएशन और आपके एक क्रिएटिव माइंड से गुजरते हुए देखी हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हैं, और रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सबके मन से जुड़ा है। सर, मुझे ये बताइए कि आपने 2 बेमिसाल अभिनेताओं के साथ काम करने का आपका अनुभव है, आमिर खान साहब और अमिताभ बच्चन साहब। आमिर खान साहब के बारे में तो मैं आपसे सुन चुका हूँ कि बहुत एक डिसिप्लिन और जिस तरह की सोच है। अमिताभ बच्चन को आपने किस तरह पाया सेट पर, किस तरह की एनर्जी इस उम्र में भी, अगेंस्ट ऑल ओड्स, कोरोना चुनौतियाँ, खुद वो कोरोना से पीड़ित हुए, और भी एजिंग से जुड़ी जो चुनौतियाँ हैं वो भी, लेकिन उसके बीच में भी जो उनकी ऊर्जा है वो हमें भी बहुत आश्चर्य में डालती है। उनको ढेरों शुभकामनाएं। आप किस तरह उनको सेट पर पाते हैं अमिताभ साहब को, और केबीसी से जुड़ा कोई अनुभव भी हो दिलचस्प तो ज़रूर हमें बताइए। सर बच्चन सर इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े पर्सनालिटी हैं सर, लेकिन वो कभी भी आपको ये महसूस नहीं करने देते हैं सर। वो आपसे इतने प्यार से मिलते हैं, इतने आदर से मिलते हैं, और एक डायरेक्टर को और एक राइटर को इतना सम्मान देते हैं। तो मेरे लिए सर उतना ही काफी है, क्योंकि मैं तो बच्चन सर का बचपन से फैन हूँ सर। जी, बहुत बड़ा फैन भी है सर। तो मेरे साथ हर बार उनके काम करने का अनुभव यही है, और हर बार मुझे यही आश्चर्य होता है कि इस उम्र में भी वो इतने ऊर्जा से भरे हुए कहते हैं, क्योंकि हम लोग थक जाते हैं सर, वो नहीं थकते हैं। और वो हमेशा हर एक टेक उतनी ही एंथुसियाज्म, उतनी ही एनर्जी के साथ कहते हैं। तो ये मेरे लिए भी सीखने वाली बात है ना। कभी कभी हम लोग कंप्लेन करते हैं कि यार अपन थक गए, पर बच्चन सर को आप देखते हो तो फिर आप में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और आपको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति इस उम्र में भी इतनी एनर्जी के साथ काम कर रहा है, इतने पैशन के साथ काम कर रहा है। तो आप जो बोलते हैं ना, यूनिट में एक पूरी तरह से नई ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है, एंड ही कीप्स एवरीवन एंगेज्ड. So it's always wonderful. I mean, I don't need to talk about how talented and what a great performer he is. Very true. But I'm just talking about other sides of his personality जो आपके रब ऑफ होते हैं, और उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरसेक्शन होता है। कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल के साथ। इस बहुत ढेरों शुभकामनाएं आपके लिए, और सबसे मैं फिर इसको ज़रूर सराहना फिर नहीं भूलूँगा कि आप जो डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है नीतीश जी, ईश्वर करे ये हमेशा ऐसा ही रहे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है इतनी तमाम व्यस्तताओं के बीच में। आपकी जो सरलता है ये आपके पेरेंट्स और आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी अपनी खुद की सोच और संस्कारों में ढली है। बच्चन जी से ही जुड़ा मेरा ये सवाल है कि
हमने उनको देखा केबीसी में कई बार, जब कुछ अटपटे और अप्रत्याशित सवाल भी जो उसके प्रतिभागी हैं वो उनसे पूछ लेते हैं। कोई उनसे कह देता है कि जया जी से आप कितना प्रेम करते हैं, तो कोई कहता है पिताजी की कोई कविता सुना दीजिए, कोई कहता है दीवार का डायलॉग सुना दीजिए। तो वो बिल्कुल वैसे ही लजा जाते हैं जैसे कि वो अभी भी 30 साल के हैं। तो ये भी एक उनके व्यक्तित्व की है कि उन्होंने अपने भीतर के अमिताभ और उसकी निजता को, उसकी प्राइवेसी को भी बहुत सहेज कर रखा है। जी सर, ये वंस यू आर इन अ स्पॉटलाइट, जी, so जी। it becomes a part of your life. जी, and I think बच्चन सर को इन सब चीजों की दशकों से आदत पड़ी हुई है सर, क्योंकि वो बच्चन सर भी हमारी जिंदगी का हिस्सा ही है सर, हमारे जी। ग्रोइंग अप सालों का हिस्सा रहे हैं। और नॉट जस्ट हमारे सर, सबके अलग अलग स्टेज में। कुछ लोगों के लिए वो जैसे कि मेरे बड़े होने के टाइम पर वो दीवार के अमिताभ बच्चन थे, मुकद्दर का सिकंदर के अमिताभ बच्चन थे। मेरे बच्चों के लिए वो केबीसी जी। वाले अमिताभ बच्चन। जी, तो उनके इर्द गिर्द जिज्ञासा होना बहुत ही स्वाभाविक है, और अगर आप उनसे रूबरू होते हैं तो जाहिर है कि वो सवाल आप शायद उनसे पूछे। लेकिन बच्चन सर की यही तो खूबी है ना सर, कि वो बड़े ही प्यार से किसी को निराश नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी ही सरलता के साथ उसका जितना भी सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ जवाब दे सकते हैं वो देते हैं। जी, जी। तो ये सर, ये जो 13वां सीज़न है, ये कब से हम देख पाएंगे? और ये सम्मान जो है, इसको मुकम्मल तौर पर हम जो तीनों इसके पार्ट हैं, ये कब से हम देख पाएंगे? जी, केबीसी भी जल्दी ही आ रहा है सर, इतना ही बोल सकता हूँ मैं, और बाकी 2 पार्ट भी जल्दी ही आएंगे सर। मुझे भी उतनी ही उत्सुकता है दर्शकों के सामने दूसरा और तीसरा पार्ट लेके आने की, लेकिन चैनल की अपनी प्लानिंग है, वो उसके अकॉर्डिंगली रिलीज करेंगे। बट उम्मीद है कि पहली फिल्म, ना सिर्फ पहली फिल्म बल्कि दूसरी और तीसरी फिल्म की दर्शकों को बहुत ही अच्छी लगे। बिल्कुल सर। और एक प्रयोग है ये भारतीय फिल्म जगत में, डिजिटल मीडियम में। सर, ओटीटी में भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट रामायण के बाद आपको लगता है तो आएंगे? क्योंकि हम लोग भी बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा क्रिएटिव प्लेटफॉर्म और बहुत सारी रचना धर्मिता की उड़ान भरने का एक मंच बना है ओटीटी। जी सर, टेम्पटेशन तो बहुत है सर, लेकिन फिलहाल मेरी पूरी मेरा जो पूरा फोकस है वो फिलहाल रामायण पर ही है। जी, जी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी व्यस्तता के बीच में हमसे बातचीत करने का समय निकाला। रामायण के लिए आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं, सम्मान के लिए ढेरों शुभकामनाएं। केबीसी से आपका 1 दशक से अधिक का ही रिश्ता है, उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो जया जी, मैं आपकी तरफ फिर रुक कर रहा हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शरद जी। आपने भी नीतीश तिवारी से खास बातचीत की और उनके अनुभवों को हमने जानने की कोशिश की। दंगल फिल्म के डायरेक्टर, भूतनाथ रिटर्न्स जैसे हिट फिल्मों के डायरेक्टर नीतीश तिवारी जी से वंसल न्यूज़ से खास बातचीत की है। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश में उनकी शॉर्ट फिल्म सम्मान शूट हुई है, उससे जुड़े हुए अनुभव भी आज उन्होंने साझा किए हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वंसल न्यूज़ के साथ।